हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 22 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले रेलवे के और अन्य सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे एएलपी और टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम जिसमें भी साइंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्लास की ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सभी वन लाइनर है, 2 स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर मॉडल सेट क्वेश्चन है, जो कि वन लाइनर है, इसे भी अपन देखते चलेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि वन लाइनर है, इसे भी अपन देखेंगे। ठीक है। चलिए फिर आगे उसके बाद मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अपन कवर करते चलेंगे। इसके बाद फिर लास्ट में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेगा, और एमसीक्यूज क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा है, आप जरूर पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है ना। तो ये रहेगा वीडियो को टोटल पैकेज रहेगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और पीडीएफ को डाउनलोड कर आप रिविजन जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। और इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन वन लाइनर इसे देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। ठीक है ना। तो कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एटीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे है, किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे अपचयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे अपचयन कहते हैं। तो किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, अर्जुन की छाल कौन कौन सी बीमारी में काम आती है, तो हृदय रोग और हाइपरटेंशन दोनों में काम आता है। ठीक है ना। तो अर्जुन का छाल जो है वो किस बीमारी में काम आता है, तो हृदय रोग और हाइपरटेंशन दोनों में काम आते हैं। सॉरी, हृदय रोग और हाइपरटेंशन दोनों में काम आते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे है, न्यूलैंड का अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है, तो ये मैग्नीशियम के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, मैग्नीशियम के समान होते हैं। नेक्स्ट है, बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो बड़े पेड़ जो है किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस जो है वो वातावरण में छोड़ते हैं, तो रंध्रों के माध्यम से। ठीक है ना। रंध्र जिसे इंग्लिश में अस्टोमेटा भी बोलते हैं, तो अस्टोमेटा के माध्यम से या रंध्र के माध्यम से यह क्या करता है, अपशिष्ट गैस है उसे वातावरण में छोड़ता है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कि निकलती है, तो Na2 NO2 और O2 निकलता है। ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो NO2 और O2 निकलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी जो अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम होते हैं उसका नाम क्या है, तो उसे ट्रिप्सिन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे है, किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का गोला चपटा दिखाई देता है, तो किसके कारण सूर्योदय जब होता है या सूर्यास्त होता है तो सूरज का गोला जो है वो चपटा दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट है, पुरुष के गुणसूत्र कितने होते हैं, तो पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं 22 + XY होते हैं, यानी कि जो 23वां गुणसूत्र रहता है वो X + Y रहता है। ठीक है ना। और जो महिला में गुणसूत्र रहते हैं 23 जो रहते हैं वो XY ही रहते हैं। ठीक है ना। तो टोटल जो गुणसूत्र रहते हैं वो कितने रहते हैं, तो टोटल 23 जोड़े रहते हैं, और टोटल कितना रहता है 46, जिसमें पुरुष में 22 + XY रहता है, और महिला में 23 जो रहता है वो सभी के सभी XY ही XX रहते हैं। ठीक है ना। XX रहते हैं। तो जो 23 रहते हैं वो XX रहते हैं। ठीक है ना। और पुरुष में जो रहते हैं वो 22 + XY रहते हैं। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। और जो 23वां गुणसूत्र रहता है वो क्या रहता है, लिंगी गुणसूत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। लिंग का निर्धारण जो रहता है वो लास्ट जो XY गुणसूत्र है इसी पर निर्भर रहता है। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, ये बताना। तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद फिर उत्पाद, उसके बाद फिर शाकाहारी और फिर मांसाहारी। ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम ये है। ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है, ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा।
ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, तो क्लोरीन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। ठीक है, चलिए आगे है, छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है, तो छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है, तो उंगली नुमा बिली से, किसके द्वारा, उंगली नुमा बिली से होता है। ठीक है, चलिए पायरुविक एसिड कहाँ से निकलती है, तो पायरुविक एसिड कहाँ से निकलती है, तो साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से यानी कि लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा, तो परमाणु त्रिज्या घटेगा, यानी कि बाएं से दाएं जब जाते हैं तो आवर्त सारणी में जो है त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या वो घटते जाता है। नेक्स्ट है, यौन संचरण रोग नहीं है, तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो है वो यौन संचरण रोग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है, सर्वाधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी है, यानी कि कांच, एल्युमिनियम, पारा, क्वार्टर जो दिया है इसमें से सबसे अधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी है ये बताना है। तो इसमें सबसे अधिक क्वार्टर्ज का क्या है, सबसे अधिक प्रतिरोधकता है, यानी कि कांच, एल्युमिनियम, पारा और क्वार्टर्ज में सबसे अधिक जो प्रतिरोधकता है वो किसका है, क्वार्टर्ज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बेंजीन में कुल सिग्मा और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 12 सिग्मा और 3 पीआई बॉन्ड शो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे कम जो विचलन होता है प्रिज्म में वो किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है ना, तो सबसे कम विचलन जो होता है प्रिज्म में किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे अधिक जो होता है विचलन वो किसका होता है, तो बैगनी का सबसे अधिक विचलन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगे मॉडल सेट क्वेश्चन है, इसे अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो कांच को कैसे प्राप्त करते हैं, तो कांच को प्राप्त करने के लिए सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो सोडियम कैल्शियम के साथ, ठीक है ना, सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम सोडियम के साथ कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर क्या होता है, कांच को प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे है, नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। ठीक है ना, तो नाखून और बालों में जो उगने वाले उत्तक रहते हैं यानी कि सेल रहते हैं उसे क्रेटिनोफिलिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फॉल्स गोल्ड कहते हैं, फॉल्स गोल्ड कहते हैं, यानी बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। ठीक है ना, तो आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट को क्या कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आगे है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है ना, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन इसे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो यह चतुर्थ पीढ़ी का, किस पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का यह कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, ओवह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ओवह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मदर बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे मदर बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन की जो होता है यानी कि स्पेशल की से भी बोलते हैं या फंक्शन की होता है, उसकी संख्या जो होता है की वो कितनी होती है टोटल, तो ये होता है टोटल 12। जैसे कीबोर्ड में लिखा रहता है F1 F2, इसे स्पेशल फंक्शन की बोलते हैं, जिसकी संख्या टोटल F1 से लेकर के F12 तक होता है, यानी कि F1, ठीक है ना, F1 F2 इस प्रकार से F12 तक होता है, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। कभी कीबोर्ड में देखिएगा सबसे ऊपर में रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे है, MICR में C का पूर्ण रूप क्या होता है, तो C का पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर, और MICR का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूरा MICR का। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे डाटा बेस कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे है, स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई है उसे क्या बोलते हैं, टेरा बाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई को क्या बोलते हैं, TB, जिसे टेरा बाइट बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे है, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ऑनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, प्राणियों के प्रमुख प्राणी है, उनके श्वसन अंग कहाँ से श्वसन लेते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, जैसे कि मनुष्य, पक्षी और छिपकली कहाँ से श्वसन लेते हैं, तो ये फेफड़ा के द्वारा श्वसन लेते हैं। ठीक है ना, तो किससे लेते हैं, फेफड़ा से, तो ध्यान रखेंगे। आगे मछली, झींगा, सीप, ये सभी के सभी जो श्वसन लेते हैं वो किसमें, क्लोम से लेते हैं। किस से लेते हैं, क्लोम से। नेक्स्ट है केचुआ, केचुआ किससे श्वसन लेता है, तो त्वचा से लेता है। ठीक है ना, चलिए आगे, मक्खी, टिड्डा,
तिलचट्टा, तो ये सभी जो श्वास नली से श्वसन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार 2 बार रिवीजन आप करते रहेंगे, ये सभी आपको ध्यान में बना रहेगा, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है पर पशु और उनकी कुछ प्रमुख नस्लें हैं, इसके बारे में देख लें। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। जैसे गाय की प्रमुख नस्ल जैसे साहिवाल, जर्सी, कांकरेज, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो साहिवाल और जर्सी तो जाना पहचाना है, तो साहिवाल और कांकरेज भी ध्यान में रखेंगे। भैंस जिसमें मुर्रा, भदावरी, सुरती, जफराबादी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को सभी आप ध्यान में रखेंगे। तो भैंस की प्रजाति मुर्रा, भदावरी, सुरती, जफराबादी। बकरी जिसका जो इम्पोर्टेंट नस्ल है उसे गद्दी बोलते हैं। पश्मीना, मेहसाना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो पश्मीना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ठीक है। तो गद्दी और मेहसाना के साथ साथ में पश्मीना भी आप जरूर में ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे भेड़ का जो प्रमुख नस्ल है उसमें क्या बोलते हैं, भद्रबाह, गुरेज, मेरिनो और लिसिस्टर, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। सुअर का प्रमुख नस्ल है जिसे बोलते हैं हेम्पशायर, लांड्रेस, यॉर्कशायर, ठीक है। घोड़ा का काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी, ये सभी घोड़ा का प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है ना। मुर्गी जिसका लेहगार्न, मिनोर्क और कार्निस, ये सभी इंपॉर्टेंट इसका नस्ल है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं विभिन्न चिकित्सा उपकरण है, इसे भी देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण है जो काहे में यूज होता है, किस चीज़ में यूज होता है, ये देखते हैं, ठीक है। जैसे चिकित्सा उपकरण बोलते हैं ना, ईसीजी का उपकरण जो प्रयोग किया जाता है वो हृदय में विकार को पता लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ईसीजी का प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो ये तो आपको ध्यान में ही भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और इसका उपयोग किस में होता है, तो हृदय में विकार को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईईजी, ठीक है ना। ईईजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ इसका पूर्ण रूप होता है ईईजी का, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका भी फुल फॉर्म, ठीक है ना। और ईईजी का प्रयोग किसमें होता है, तो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी का निरूपण करने में ईईजी का, और ईसीजी का जो होता है किसमें होता है, तो हृदय के लिए, ठीक है ना। तो हृदय के लिए ईसीजी और मस्तिष्क के लिए ईईजी, दोनों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि दोनों कन्फ्यूजन वाले, ठीक है ना, पॉइंट है। तो आप एक जगह इसे नोट भी कर लीजिए ताकि ये ध्यान में बना रहे। सीटी स्कैन का उपयोग किसमें होता है, तो संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में विकृति का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है पेसमेकर। तो पेसमेकर का प्रयोग होता है हृदय की गति कम हो जाने पर उसे समान अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। तो पेसमेकर का प्रयोग किसमें होता है, तो हृदय की जो गति है जब कम हो जाता है तो उसे समान अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अब एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर आप भी दीजिएगा, उसके बाद भी अपन एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे पहला क्वेश्चन है कि रात में पेड़ के समय नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि डैश छोड़ता है, यानी कि पेड़ क्या छोड़ता है रात में, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO2 होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, यानी कि सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोग के लिए उपयोगी होता है क्या, ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। और आगे है क्या कि पीपल का जो वृक्ष है वो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ये पॉइंट को आप नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है तो किसमें होती है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप यानी कि पौधा सूर्य के प्रकाश यानी कि पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के उपयोग कर खाद यानी कि मंड का संश्लेषण करते हैं। अतः इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होकर रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कैक्टस जैसे रेगिस्तानी पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी कि कैक्टस, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कैक्टस जो पौधा है वो कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कौन सा भाग करता है इस पौधे का, यानी कि कैक्टस का, तो ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि तना।
तो कैक्टस जो पौधा है उसका तना जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ना कि पत्ते, क्योंकि पत्ते उसमें हो रहते नहीं, पत्ते की जगह पर उसमें क्या होता है, पत्ते जो है सिकुड़ सिकुड़ के वो कांटा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तना जो है वो क्या करता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैक्टस का पौधा विश्व की रेगिस्तानीय स्थानों पर पाया जाता है, तो जहां भी रेगिस्तान है वहां पर कैक्टस की पौधा पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है, इस पौधे में तने मोटे होते हैं। क्या होता है, तने जो होते हैं वो मोटे होते हैं, जिसमें पानी भरा होता है, तो जहां पर पानी रहेंगे वहीं प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो इसका जो पानी रहता है वो तने में रहता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैक्टस का तना और टहनियाँ करती है, तो तना और टहनियाँ करती है, ध्यान में रखेंगे। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है, और जब कैक्टस में पानी की कमी होती है पौधे में, तो टहनी और तना में जो पानी रहता है उसका उपयोग कर लेता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की क्रिया क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है ना, जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए, ठीक है ना, तथा पादप कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है, जीव द्रव्य कुंचन होता है, यानी कि प्लाज्मोलिसिस होता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेते हैं, तो मछली जो निम्न में से किसकी सहायता से सांस लेते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किससे लेता है, गिल से लेता है, ठीक है ना। गिल्स भी इसे बोलते हैं, दूसरा इसे नाम क्या होता है, गिल्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था उसमें भी आया था ये, तो उसमें भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में बनते हैं एक आध नंबर, तो छोटे छोटे टॉपिक है वो अपन कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है। फेफड़े द्वारा श्वसन मेढक और मनुष्य, यानी कि मनुष्य और मेढक जो है वो फेफड़े से श्वसन लेते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के अलावा जो भी क्वेश्चन रहता है, जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें क्वेश्चन जो नए नए बनते रहते हैं ये अपन को ध्यान में भी रहता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें ये होता है कि कुछ पॉइंट अपने को ध्यान में रहता है, क्योंकि देखते हैं क्या स्पेशल टॉपिक है इसलिए, ठीक है ना। और बाकी जो प्रैक्टिस है वो अपना प्रैक्टिस सेट से अपना धीरे धीरे होते रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ लें, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जो नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी नए टाइप के क्वेश्चन मिलते जाएंगे वो आपको सीखते हुए बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसमें मेढक और मनुष्य के बारे में भी देखने को मिल गया, तो मेढक के बारे में मिल गया ना कि मेढक भी फेफड़े से सांस लेते हैं, तो ये भी आपको कुछ नया मिल गया देखने को, ठीक है ना। चलिए आगे है, जलीय जंतु त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो जो जलीय जंतु होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि जलीय जंतु निम्न में से किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, तो वह त्वचा के द्वारा करते हैं, और इसमें आया था केचुआ, ठीक है ना, जिसमें केचुआ भी एक इंपॉर्टेंट है। केचुआ किसके द्वारा करता है, तो श्वसन तो वह त्वचा के द्वारा ही श्वसन करते हैं, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में रखेगा, ठीक है। चलिए आगे है, पंख उड़ने के लिए उपयोजित होता है, तो पंख से पता है कि पंख उड़ने के लिए ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी पर तैरती वस्तु आभासी भार है, ठीक है ना, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है, तो किसके कारण है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, उसका आभासी भार जो होता है क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि पानी पर जो तैरती हुई वस्तु रहता है उसका आभासी भार क्या होता है, तो उसका आभासी भार शून्य होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। यह जब वस्तु तैरता है तो अपने भार के बराबर द्रव्य है, यानी कि पानी है, उसे क्या करता है, विस्थापित करता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो आर्किमिडीज का संबंध किस देश से था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंट इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि कहाँ से संबंधित है, ग्रीस से संबंधित है, कौन, आर्किमिडीज, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ से संबंधित है, तो ग्रीस देश से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जल के उच्छेप यानी कि बियोएंट फोर्स या अपथ्रस्ट जिसे बोलते हैं, उसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था, यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी है जो किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज को दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। उत्प्लावल बंद जो है ना, उसको इसके बारे में जो दिया गया था, सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया था किसके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे है, आर्किमिडीज के अनुसार, इसे ध्यान में रखेंगे, आर्किमिडीज के अनुसार जब कोई वस्तु
किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है ना, तो कमी का जो आभास होता है जब वस्तु को डुबोए जाते हैं तो कमी का आभास जो देता है भार में जो कमी का आभास आता है। जैसे देखिएगा कभी कोई वस्तु है उसे जब पानी में डुबोएंगे तो भार कम महसूस होता है। तो इसका जो अध्ययन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक है ना, आर्किमिडीज के द्वारा ही यह दिया गया था। ठीक है, और इसे लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ फ्लोटिंग के अनुसार ही दिया गया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे जैसे आर्किमिडीज के अनुसार यह बोला गया। ठीक है, चलिए भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। और वस्तु जितनी भी बड़ी वस्तु रहते हैं उसके द्वारा द्रव्य को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, तो उसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी तबीयत डैमेज है लेकिन वीडियो कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब होता है वो क्या होगा, ये बताना है। ठीक है ना, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते हुए जो बुलबुले हैं उसके आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा दबाव। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुलबुले के ऊपर जल का भार सतत क्या होता है, कम होने के कारण दाब का परिमाण निरंतर क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जब एक झील सतह पर, ठीक है ना, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है यानी कि जमने लगता है तो इसके तल पर यानी कि नीचे तल पर पानी का तापमान क्या होगा, ये बताना है। यानी कोई झील है उसके ऊपर की जो पानी है वो जमने लगा, ठीक है ना, जम रहा है, तो उसके तल का यानी कि जो नीचे की पानी रहेगा तल की, तो उसका तापमान क्या रहेगा उस जल का, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है, जब जल की सतह पर जमने जा रहा है तो इसके तल का जो पानी रहेगा उसकी तापमान जो रहेगा कितना रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है ना, तो कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है किसका, कास्टिक सोडा का। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका सूत्र NaOH होता है। ठीक है ना, इसका उपयोग साबुन निर्माण, रेशम उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीला थोथा क्या है। ठीक है ना, तो नीला थोथा क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है ना, CuSO4 × 5H2O जो कि कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा बोलते हैं, उसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र ये होता है। ठीक है ना, को नीला थोथा या तुतिया भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसका 3 नाम है, तुतिया बोलिए, नीला थोथा बोलिए या कॉपर सल्फेट बोलिए, सबके सब बराबर यानी कि एक ही नाम सभी का है। ठीक है ना, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में चेंज होते आते रहता है। ठीक है ना, कभी क्वेश्चन में पूछ दे तुतिया के सूत्र क्या होता है, तुतिया का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो ये प्रकार के आते रहता है। आगे आयरन यानी कि लोहा, पृथ्वी के मैग्नेटाइट जिसका सूत्र Fe3O4 होता है, हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3, अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, तो लोहे का जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है, उसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, आगे अयस्क के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है। जो कैल्शियम है वो प्राकृतिक अवस्था में चूना पत्थर में पाया जाता है। ठीक है ना, चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है। एवं जीवित प्राणियों में हड्डियों में दांतों के मुख्य रूप का प्रमुख घटक तत्व है। ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम जो है वो जीवित प्राणी है, उसके हड्डी और दांत जो है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या, कैल्शियम ही तो पाया जाता है ना, हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे भी क्या है, प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ किसे कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि ठोस CO2 को क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ बोलते हैं या सूखा बर्फ कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 बोलते हैं इसका सूत्र, और उसका शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है ना, ड्राई आइस कहते हैं किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क बर्फ का परिशोधन -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग हिमाच्छिद खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने में किया जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माचिस उद्योग में, माचिस के जो उद्योग है उसमें प्रयोग किए जाने वाले रसायन है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग करते हैं माचिस उद्योग में। ठीक है ना, तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माचिस उद्योग में पोटेशियम क्लोरेट KClO3 जिसका सूत्र होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पोटेशियम क्लोरेट जिसका सूत्र क्या होता है? KClO3 होता है। ठीक है ना, उसका प्रयोग होता है किसमें? माचिस उद्योग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है, बासिंग सोडा है, तो बासिंग सोडा क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है सी यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट जिसका क्या होता है? बासिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O को बासिंग सोडा कहते हैं। ठीक है ना, बासिंग सोडा कहते हैं, इसके ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग बासिंग सोडा के रूप में जल मृदुकरण तथा लॉन्ड्रियों में एवं कांच में कास्टिक सोडा, साबुन पाउडरों आदि के निर्माण में किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क यानी कि 3.5 इंच जिसे बोलते हैं ना सॉरी, एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं ये बताना है। ठीक है ना, यदि फ्लॉपी डिस्क जो है उसका साइज 3.5 इंच है तो इसमें आंकड़े कितने जमा हो सकते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.4 MB, कितना? 1.4 MB इसमें आंकड़ा जमा हो सकते हैं। तो 3.5 इंच आकार का फ्लॉपी जो होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, उसकी क्षमता 720 KB या 1.44 MB होती है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो MB में पूछे तो 1.44 MB इसकी क्षमता है, और यदि KB में पूछे तो 720 KB होता है। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है ना, और क्वेश्चन में कुछ सुधार करना हो या वीडियो में कुछ सुधार करना तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।